हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वन लाइनर एक क्लास लेके आया हूं जिसमें आपके जीएस के सारे सवाल कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब ये जो क्लास है ये 1 बाय 1 आपको आती रहेगी और ये वन लाइनर है, समझ रहे हो ना आप। क्योंकि वन लाइनर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है, 50 नंबर का, ओनली 50 नंबर का सिर्फ जनरल अवेयरनेस है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर अपने करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर और प्लस में जीएस, ये मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। आज से क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जब हम लगातार इसको चलाएंगे तो फटाफट इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वन लाइनर है, अब फटाफट देखते चलिए और सीखते चलिए। तो जो पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल यह है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अभी हम इस क्लास में भूगोल पढ़ रहे हैं, अगली वाली क्लास में देखते हैं अगला सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था। जो भूगोल है, जो है इरेटोस्थनीज, भूगोल की जगह सबसे पहली बार उसने भूगोल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था। जियोग्राफी का। कौन सा? जियोग्राफी का। अगला सवाल पढ़ते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर, समझो, प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है। भूगोल को इतना महत्व क्यों जाता है? देखो मैं बताता हूँ। भूगोल का जो नामकरण है, ठीक है, भूगोल का जो नामकरण है और इसको प्राथमिक स्तर पर, मतलब सबसे प्रायोरिटी में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जाता है यूनान के निवासियों को। किसको जाता है? यूनान के निवासियों को। अगले सवाल पे आते हैं। हकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। हकेटियस ने कौन सी पुस्तक थी जिसमें हकेटियस ने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। तो बुक का नाम था जस पीरियडस, अर्थात दूसरा नाम अगर देखोगे तो पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया। विश्व का मानचित्र मापक किसने बनाया। विश्व का मानचित्र मापक जिससे मेजर करते हैं, एनेक्सीमेंडर ने। दोस्तों सवाल अलग अलग हैं, अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। पूरी बुक है, बहुत बड़ी बुक है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। एनेक्सीमेंडर ने अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली। स्वतंत्र विषय, समझ रहे हो, स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब प्राप्त हुई। तो भूगोल को मान्यता जो स्वतंत्र विषय के तौर पे हुई थी, अलग सब्जेक्ट के रूप में, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। जो भूगोल है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो किसका है कथन? ये टॉलेमी का। किसका है? टॉलेमी। अगले सवाल पे आते हैं। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह कथन किसका है? आर्थर होम्स ने कहा था ये वाली बात। कौन सी वाली? कि भूगोल में पृथ्वी का वो भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव रहते हैं। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कहा था हमारे वॉरेनियस ने। समझ रहे हो? ये इसको फिर भी आप एक दो बारी के लिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये इतना देखने को सवाल नहीं मिलते हैं, बट आगे मेन जो सवाल आएंगे हमें कवर तो सारे करने हैं ना, क्योंकि जीएस काफ़ी अच्छा वेटेज लेके है इस सब्जेक्ट में। भूगोल भूतल अध्ययन है, ये कथन किसका है? कांट का। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसका है? जेम्स हटन का। तो आप इसको सुन के इग्नोर भी कर सकते हो, बट ठीक है, पढ़ लो, सामने आ रहा है तो। बाकी कवर तो हर चीज़ करनी है। मानव भूगोल का पिता, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया ना। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, ये किसने कहा था? जीन बूश ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य, ये ब्रह्मांड की बातें हो रही हैं। ठीक है, एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं, हो सकता है इसको पूरा कवर किया गया हो, नीचे नहीं, ये अलग है। अब आते हैं ब्रह्मांड से सवाल। ठीक है, ब्रह्मांड के टॉपिक को कवर करते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग परिभाषा है ये। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है? आकाशीय पिंडों का, सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का।
आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। एक तो हमारा वायुमंडल है और एक अंतरिक्ष है। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सामान्य स्थिति सिद्धांत के बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एवं जॉर्ज लेमेंटर। समझ रहे हो? सामान्य स्थिति सिद्धांत के इग्नोर कर सकते हो। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निरंतर उत्पत्ति, निरंतर लगातार उत्पत्ति, तो गोल्ड हर्मन एवं बॉन्डी। संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संकुचन विमोचन, ठीक है, संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे एलन सैंडेज। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 10⁸ प्रकाश वर्ष, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दुग्ध मेघला या आकाशगंगा, ठीक है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी और ये भी। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? 80% सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी। समझ रहे हो? आकाशगंगा की सबसे जो नज़दीकी मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? जो नवीन बिल्कुल नई पता चली है वो है ड्वार्क मंदाकिनी। समझ रहे हो? ये एक पेज के ये हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। उसके बाद अभी आया था सौरमंडल के बारे में। तो एक सौरमंडल के बारे में भी समझते हैं। सौरमंडल है सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है सौरमंडल। इसके अंदर सब आ जाता है, उल्का पिंड भी आ जाते हैं, धूमकेतु आते हैं, शुद्ध ग्रह आते हैं, आकाशीय सारे पिंड आ जाते हैं, तो उन सबको मिला के सौरमंडल बनता है। और अभी पीछे पड़ा था ना, एक वायुमंडल था और अंतरिक्ष था, वो किसके थे? वो ब्रह्मांड के पार्ट थे 2, ठीक है। सौरमंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? तो 99.999 भाग। समझ रहे? सौरमंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे। अभी सूर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, तो अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आती। चलो इस वाली वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है।